हेलो यू ऑल, कैसे हो सब। लास्ट वाले लेक्चर में कोई डाउट हो तो यार मेरे को बताना प्लीज तुम लोग। हाँ, अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा कुछ। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं रैंडम वॉक वाला तो पूरा खत्म हो गया। अब हम तुमको लेकर के आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे आने से पहले तुम्हें उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है, सीखनी है। बेसिक चीज़ें इन द सेंस पार्टिकल्स के बारे में सीखोगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स है ना जो हम आगे तक डिस्क्राइब करेंगे। जैसे सुनो मेरी बात, तुम लोग को हमने हमेशा एक चीज़ बोली है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में वर्ड्स का ना बहुत बड़ा खेल होता है। मतलब आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, वो आपको ना वर्ड्स में ही फंसाते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक का जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, उनके वर्डिंग्स को ध्यान में रखो, उनके वर्डिंग्स को क्लियर वे में पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है। उसके हर एक वर्ड का ना अपना अपना एक मतलब होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं ना अब, तो तुम थोड़ा सा पहले उसके वर्डिंग से, उसकी चीज़ों से थोड़ा सा ना फेमिलियर हो जाओ, ताकि तुमको आगे दिक्कत ना हो। जैसे हम बार बार कोई अगर वर्ड बोलेंगे तो तुम उस चीज़ को देख के पकड़ पाओ कि अच्छा यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये वाला थ्योरी अप्लाई होगा पूरा का पूरा। यहाँ पे ये वाला वर्ड लिखा है, क्वेश्चन को देख करके समझो कि अच्छा यहाँ पे ये वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। ठीक, सुनो। देखो तुम्हारे स्टैट्स को मैंने समथिंग दो पार्ट में तोड़ा था। तुम्हारा जो स्टैटिस्टिकल था, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा था। एक मैंने कहा था क्वांटम मैकेनिकली, एक मैंने बोला था क्लासिकली। ठीक, दो पार्ट में मैंने कहा था। इसमें क्या आता है, इसमें जो आपके पार्टिकल्स आते हैं वो एफडी होते हैं ना, तो 1/2, 3/2, 5/2 डॉट। ठीक, या फिर ये एफडी का पार्ट ले लो और यहाँ पे या फिर बी आते हैं, तो वो आते हैं इंटीग्रल स्टेप्स में ना, 0, 1, 2। ठीक, इसके बाद इसमें सारे पार्टिकल्स आते हैं तुम्हारे, तो इसमें किसी भी पार्टिकल को एक अलग से डिस्क्राइब नहीं करा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद सुनो, अगर मैं इस पे लिखूं तो इस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि इनको अगर मैं बोलूं कि ये क्वांटम पार्टिकल है। ठीक, और इसको मैं क्या बोलूं, क्लासिकल पार्टिकल। ठीक, वर्ड्स का ध्यान रखिएगा आप लोग, जो जो हम बोलते जा रहे हैं। इसको कहा जाता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, इसको कहा जाता है इनडिस्टिंग्विशेबल। अब इसका क्या मतलब होता है, डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए अगर मैंने बोला तो इसके लिए इसका इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। ठीक, जैसे मान लो मैंने इस पार्टिकल का नाम रख दिया ए, इसका बी, इसका रख दिया सी। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि जिसको समझ पाना, देख पाना, डिफाइन कर पाना, इसका मतलब होता है डिस्टिंग्विशेबल। ठीक, इसका मतलब इस सिस्टम में जो भी पार्टिकल है आपके, आप उसका नाम बोल सकते हो कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है। ठीक, अगर आप किसी भी पार्टिकल को पकड़ सकते हो, उसका नाम बोल सकते हो, उसको अलग से देख सकते हो, इसका मतलब ये इसका आप पोजीशन और मोमेंटम सेम जगह पे निकाल सकते हो। हाँ, अगर मान लो अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं कि भाई मुझे इस पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम चाहिए, तो यहाँ पे आप एक्सेस लेकर के इसका पोजीशन और
मोमेंटम मुझे निकाल सकते हो। अगर पोजीशन और मोमेंटम किसी पार्टिकल का निकल रहा है, इसका मतलब वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। हाइजेनबर्ग का क्या था रूल कि किसी भी पार्टिकल का सेम जगह पे पोजीशन और मोमेंटम साथ में डिफाइन नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइजेनबर्ग फॉलो नहीं होता है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। किसी भी सिस्टम में मान लो पार्टिकल्स दिए हुए हैं और उन पार्टिकल्स को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ठीक है, अगर हम उन पार्टिकल्स को डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब हम उस पार्टिकल के सेम जगह पे उसका पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर हम उसका पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते हैं, इसका मतलब पार्टिकल डज नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, इसका मतलब पार्टिकल जो है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इसमें देखो, इसमें अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे पार्टिकल है। अब क्योंकि यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि वहां पे आप पार्टिकल्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि पार्टिकल वो ए है, वो बी है, वो सी है, वो क्या है। आप पार्टिकल्स को डिफाइन नहीं कर सकते। आप नॉर्मल तरीके से लेके के चलोगे। जब यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते पार्टिकल को, तो इसको अगर मैं मान लो ये पार्टिकल ए है, तो हमें क्या पता कि ये वाला पार्टिकल कौन सा होगा। ये भी मान लो ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है। इसका मतलब हम इसकी नेमिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम इस पार्टिकल को पकड़ ही नहीं सकते कि यहाँ पे ये पार्टिकल है कौन सा। सारे पार्टिकल एक जैसे दिखेंगे, हम उन पार्टिकल्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल अलग है तो वो पार्टिकल अलग है। इसका मतलब पार्टिकल्स नॉट डिफाइंड। ठीक, अगर पार्टिकल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकते हैं तो मोमेंटम नहीं निकलेगा, मोमेंटम निकाल सकते हैं तो पोजीशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये फॉलो करता है हाइजेनबर्ग को, फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। देख लेना स्पेलिंग यार तुम लोग का जो भी होगा, ठीक है, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक, ये इस प्रिंसिपल का शायद एन होता है ना, यही होता है, बताओ रिकॉर्ड करने का। अभी मुझे किसी ने टपाक से बता दिया होता कि क्या होती है स्पेलिंग। चलो अच्छा देखो, इसका मतलब ये हाइजेनबर्ग के रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक, अच्छा अब सुनो मेरी बात फिर से एक समराइज वे में सुनो। हमने आपको भी क्या बताया है, क्वांटम पार्टिकल जिसपे क्वांटम मैकेनिक अप्लाई होता है, वो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम नेमिंग नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल ए है कि पार्टिकल बी है कि पार्टिकल सी है, हम उसकी नेमिंग नहीं कर सकते। इसलिए पार्टिकल यहाँ पर डिफाइन नहीं करा जा सकता। इसलिए ये फॉलो करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, जहां पे हम पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का एक समय पे एक जगह पे नहीं निकाल सकते। ठीक, क्लासिकल पार्टिकल्स की मैंने बात करी जिसपे क्लासिकल मैकेनिक अप्लाई होती है, उसके लिए वो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, पार्टिकल सी है, हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं वहां पर। इसीलिए ये क्योंकि हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं तो हम वहां पे उसका पोजीशन और मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पता हो कि यहाँ पे एक ये लड़का खड़ा है मान लो, ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम आप बताइए कि क्या होगा, तो आप यहाँ पे तड़ाक से एक एक्सिस लेकर के आप निकाल के बता नहीं दोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सेम तरीके से अगर हमें किसी पार्टिकल के बारे में पता है कि वो पार्टिकल है तो कहाँ है, उसके बारे में अगर मुझे पता है, इसका मतलब हम उसका पोजीशन और मोमेंटम साथ में निकाल सकते हैं। जब हम ये चीज साथ में निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ठीक, अच्छा ये बात तो हो गई। अब आपको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दोनों में मतलब सही से आपको समझ आ गया होगा कि मुझे आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक, अच्छा अब कुछ और बात सुनो। देखो
एक बात तुम और सुनो, एक बात ये सुनो, एक चीज होती है, देखो थर्मोडायनेमिकल लिमिट, थर्मोडायनेमिकल लिमिट, ठीक, हैशटैग के साथ डाल के चलो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिकल लिमिट क्या होती है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक अप्लाई कर रहे हो तो उसमें थर्मोडायनेमिक भी तो अप्लाई होगी। जो बाहर की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो अंदर की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट भी तो करेंगी, ठीक है। तो एक थर्मोडायनेमिक की लिमिट होती है, वो लिमिट क्या होती है, जैसे देखो कई कई बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, मगर मेरी लैंग्वेज में बिल्कुल नॉर्मल और शॉर्ट तरीके से सुनो कि ये क्या है, ठीक। देखो मान लो कोई भी एक सिस्टम है, यू हैव ए सिस्टम, ठीक। अच्छा, इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिफाइन करते हैं n से, इसको अगर हम ले ले इनफाइनाइट, मतलब इस सिस्टम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक। लेट अस थिंक दैट इसका वॉल्यूम v है और इसका वॉल्यूम भी इनफाइनाइट है, जो कि डिफाइन नहीं हो सकता। तो थर्मोडायनेमिक लिमिट, थर्मोडायनेमिक लिमिट के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो n इज इक्वल टू n अपॉन v, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो ये फाइनाइट आना चाहिए, ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट हुआ तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुमको मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मैंने गेट के प्रीवियस ईयर में कहीं इस चीज को लिखा हुआ देखा था, है बहुत छोटी सी चीज, कुछ बड़ा नहीं है, मगर मैंने कहीं इसको लिखा हुआ देखा था, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि मुझे इसको बताना चाहिए। अदर अदर बुक्स में बहुत अलग अलग टाइप से लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें कितना पढ़ा जाए, सिंपल चीज़ है भाई। थर्मोडायनेमिकल लिमिट होती है, मतलब हर चीज़ की अपनी एक लिमिट तो होती ही होती है। इसमें हम बोलते हैं कि हम सिस्टम लेके चलते हैं जिसमें 10⁻23 क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक। अब अगर हम सपोज करते हैं कि कोई एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इनफाइनाइट है, उसका वॉल्यूम इनफाइनाइट है, मगर उसमें एन को डिफाइन जब हम करेंगे तो ये आपका फाइनाइट होना चाहिए। एज नॉर्मल अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट पास करूं तो हम ये कह सकते हैं कि इन थर्मोडायनेमिकल लिमिट वी कैन स्टडी द सिस्टम macroscopically, or it means that we can we can use the system at the microscopic level, in the microscopic level उसमें आपका ये फाइनाइट होना चाहिए जिसमें आपका n होता है, जैसे आप n एक रेशियो होता है जो नंबर ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वॉल्यूम का एक रेशियो होता है, ये रेशियो फाइनाइट होना चाहिए। इसको मैंने यहाँ पे n से डिफाइन कर दिया है, आप किसी और से भी डिफाइन कर सकते हो, अदर बुक्स में कहीं पे आपको p और l भी लिखा मिल सकता है, मैंने पढ़ा है इसलिए, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी से भी डिफाइन कर दो, सिंपल चीज है। अगर ये इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट होगा तो इस दोनों का रेशियो फाइनाइट होना चाहिए, यही थर्मोडायनेमिकल लिमिट होती है, ठीक। अच्छा, अब सुनो, अब दो चीज आती है, एक तुम्हारी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक तुम्हारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। देखो, एक तुम्हारी आती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक, एक तुम्हारी आती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक, दो तुम्हारी प्रॉपर्टीज होती है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी मैं चीज बताऊं तुम्हें, एक लाइन की चीज, इसमें अगर मैं बोलूं तो हम ये कह सकते हैं तुम्हारा जो प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टी मतलब जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुआ, ठीक है, या वॉल्यूम हुआ, एंट्रोपी हुआ ना, ठीक है, वो सब आते हैं प्रॉपर्टीज में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सिस्टम, ठीक। इसमें तुम्हारा प्रॉपर्टी